दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे आंदोलन के बारे में जो कि राष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं हुआ, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया। तो ऐसे कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन से लोग शामिल थे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और उसके पीछे की घटना क्या है, ये सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले केस से, जो कि आपका 1897 में चाफेकर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। उसमें क्या हुआ था कि भारत में अलग अलग जगह पे प्लेग महामारी फैली हुई थी और उससे बचने के लिए, ठीक है, प्लेग महामारी अगर फैल गई तो उससे बचाने के लिए अंग्रेज जो थे वो कड़े कदम उठा रहे थे। कड़े कदम से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी को प्लेग हुआ है तो उसको क्या किया जाता कि एकदम अलग कर दिया जाता था, उसके साथ गलत ट्रीटमेंट किया जाता था, मतलब कठोर कदम उठाए जा रहे थे जो कि मानवतावादी कदम तो नहीं हो सकते थे। तो इसी का विरोध करते हुए जो चाफेकर ब्रदर्स थे, इनका नाम था दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण और वसुदेव चाफेकर, इन तीनों ने मिल करके उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर बनाया गया था स्पेशल प्लेग कमेटी के लिए, उसकी उन्होंने हत्या कर दी। तो इसीलिए इसको पहली राजनीतिक हत्या बोली जाती है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में। ये जो रैंड्स मिलिट्री था वो उनके खिलाफ थे। रैंड्स की मिलिट्री क्या करती थी कि वो आपका हिंसात्मक कार्रवाई करती थी प्लेग से लोगों को बचाने के लिए। मतलब जिन लोगों को प्लेग हो गया है या फिर अगर उनकी स्थिति दयनीय है तो उनको सीधा मार दिया जाता था, ठीक है, जो कि मानवीय नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि उसका विरोध किया। सो गवर्नमेंट जो कठोर कदम उठा रही थी महामारी को फैलने से बचाने के लिए, तो इन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। मिलिट्री कार्रवाई से उन्होंने मना किया क्योंकि उनका मानना था कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और संभव है कि वो व्यक्ति बच जाए या फिर उसकी जो बची हुई ज़िंदगी है उसको अच्छे से जीने दिया जाए, ठीक है। तो इस महामारी में जो भी ज़्यादा बीमार होता था जो भी क्षेत्र में, तो उसको उसका जो कनेक्शन है वो अन्य एरिया से काट दिया जाता था ताकि आगे न फैले। तो अंग्रेजों की जो दंडात्मक कार्रवाई थी ये उसका विरोध करते थे चाफेकर बंधु। बाद में इन तीनों भाइयों को फांसी दे दिया गया क्योंकि इन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर को मार दिया था। अब बात करते हैं अलीपुर बॉम्ब कंस्पायरेसी केस 1908। 1908 में एक और घटना हुई, ठीक है। ये देखने को मिला कि अलीपुर में एक बॉम्ब जो है वो आपका गिराया गया था, ठीक है। तो इसके और अन्य नाम है जो कि प्रचलित नाम है, जैसे कि इसको मुरारी पुकुर कंस्पायरेसी के नाम से जानते हैं, मुरारी पुकुर के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से मानिक टोला बॉम्ब कंस्पायरेसी के नाम से भी इनको प्रचलित किया जाता है। कई बार आपकी एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि अलीपुर बॉम्ब जो है कंस्पायरेसी है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मुरारीपुर कंस्पायरेसी या फिर मानिक टोला बॉम्ब कंस्पायरेसी के तौर पर भी इसको जानते हैं। अब बात किया जाए तो मुजफ्फरनगर, जो आज का मुजफ्फरनगर है, वहाँ पे बम गिराया गया था, ठीक है, और डगलस को टारगेट बनाया गया था। लेकिन जो कि ब्रिटिश चीफ था, ब्रिटिश चीफ मजिस्ट्रेट था, सेना का मजिस्ट्रेट था, उसको क्या किया गया था, टारगेट बना करके मुजफ्फरनगर, जो कि आज के डेट में नॉर्थ बिहार के अंतर्गत आता है, उसको टारगेट बना के हमला किया गया था। लेकिन जिस सवारी पर हमला किया गया उस पर डगलस मौजूद नहीं था, बल्कि जिस सवारी पर बम गिराया गया उसमें 2 महिलाएं थी और वो वहीं पर मारी गई। और जो जिसको डगलस किंग्सफोर्ड को जिसको ये मारना चाहते थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, ठीक है। इसमें जो लोग शामिल थे उसमें से कुछ लोग थे जैसे प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ 18 साल के यहाँ पे खुदीराम बोस भी पकड़े गए थे। तो इन सभी को क्या है कि फांसी की सज़ा सुनाई गई और फांसी दे दी गई। और जो फंसे उनसे पूछताछ की गई, जैसे कि अरविंद घोष से पूछताछ की गई, इसी तरीके से बरीन घोष से पूछताछ की गई, कन्हई लाल दत्त से सत्येंद्र नाथ बोस और 30 अन्य लोगों के साथ पूछताछ की गई और इन दोनों को फांसी दे दी गई, किसको, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो लोग थे, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिहार जो था उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, तो ये एक अनुशीलन समिति बनी थी जिसके ये सभी सदस्य थे। किसका किसका नाम मैंने बताया, प्रफुल्ल चाकी हो गए, खुदीराम बोस हो गए, अरविंद घोष, बरीन घोष हो गए, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस, ये सभी जो थे अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जो कि कलकत्ता में बना था। तो कलकत्ता के ये सदस्य थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन बाद में महर्षि अरविंदो को आप जानते हो, तो अरविंद जो है वो प्रमाण की कमी की वजह से इनको रिहा कर दिया गया और कुछ दिनों तक इनको जेल में भेजा भी गया था। अब तीसरी जो घटना है वो आपका करजन दिल्ली की घटना है, करजन विल्ली की घटना है। उसको समझते हैं कि आखिर ये करजन विल्ली की घटना क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि लंदन में एक इंडियन हाउस का आयोजन किया गया जिसमें कि भारतीय छात्र शामिल थे। कहने का मतलब है कि आप ये समझ लो कि जो भारतीय आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, ठीक है, वो केवल भारत में ही नहीं था, बल्कि जो छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते थे वो भी इस आंदोलन में शामिल होने लगे। तो लंदन में उन्होंने एक इंडियन हाउस के नाम से एक आयोजन किया जिसमें भिकाजी कामा, श्याम जी कृष्णा हो गए, ये सभी भारत में बाहर से क्रांति का केंद्र बनाए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के ये आपका क्रांति को नई दिशा धारा दे रहे थे। तो इसमें होता ये है, इसी संस्था का एक जो सदस्य थे जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा, इनका नाम आपने सुना होगा भारतीय इतिहास में, इनका एक प्रमुख स्थान भी है। तो इन्होंने करजन विल्ली की हत्या लंदन में ही कर दी थी। इसलिए ये जो है आपका वो माना जाता है कि विदेशों से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो आपका चलाया जा रहा था। अगर बात किया जाए हावड़ा गैंग केस की, तो हम समझते हैं कि हावड़ा गैंग केस क्या था। इसे कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि हावड़ा सिद्धपुर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको शिवपुर के नाम से भी जानते हैं, हावड़ा शिवपुर के नाम से भी जानते हैं। सो इसमें हुआ ये था कि एक इंस्पेक्टर था,
जिसका नाम था सैमुअल एलन, ठीक है, वो है, उसके मर्डर केस का जो है वो आपका इंस्पेक्शन कर रहा था। तो मर्डर केस के इंस्पेक्शन के समय में अनुशीलन समिति के 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समिति के क्रांतिकारिक प्रक्रिया का ये छानबीन करते समय इसका मर्डर कर दिया गया था। कहने का मतलब क्या है कि जो एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम था सैमुअल एलम, वो अनुशीलन समिति के लोगों पर, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि एक इंस्पेक्टर था जो कि अनुशीलन समिति की ये जांच कर रहा था कि कहीं ये विद्रोह में शामिल तो नहीं, कहीं ये कुछ उग्रवादी घटनाओं में शामिल तो नहीं। तो उसी का इंस्पेक्शन कर रहा था कौन, सैमुअल, और इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इसीलिए गतिविधियों की छानबीन करते हुए इसकी जब हत्या हो गई तो इसमें कुछ लोग शामिल थे जिनकी गतिविधि पर नज़र रखा जा रहा था। जैसे कि बात किया जाए जतिंद्र नाथ मुखर्जी हो गया, इनकी गतिविधि पर नज़र रखी जा रही थी, और समिति का जो जांच था वो असफल हो गया, ठीक है। क्योंकि असफल इसलिए हो गया क्योंकि अनुशीलन समिति विकेंद्रीकृत होने का कारण हो गया था कि अनुशीलन समिति जो थी वो आपका विकेंद्रीकृत थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करती थी, इसका कोई एक बड़ा हेडक्वार्टर टाइप का नहीं बना था, ठीक है, कि जैसे कोई हेडक्वार्टर होता है ना, तो हेडक्वार्टर नहीं बनाया था इन्होंने, अन्य अन्य क्षेत्रों से क्या करते थे, ये इसको धीरे धीरे करके चलाते थे, नेतृत्व करते थे इसका। लेकिन इसमें कुछ अन्य लोग थे जैसे कि जतेंद्र नाथ हो गए, नरेंद्र नाथ हो गए, उनको 1 साल का जेल हुआ। इसको एक बार मैं ब्रीफ में समझा दूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हावड़ा गैंग केस ये था कि हावड़ा, जिसको हावड़ा और शिवपुर के नाम से भी जानते हैं, तो इस क्षेत्र में क्या हुआ कि एक इंस्पेक्टर आया था जिसका नाम था सैमुअल एलम। वो अनुशीलन समिति के लोगों की गतिविधि की छानबीन कर रहा था, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन बाद में उसका एक मर्डर हो गया, बाद में मर्डर हो गया। तो उसी मर्डर के सिलसिले में कुछ अन्य लोगों को जेल हुई थी, जैसे कि जतेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ की, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, दिल्ली लाहौर कंस्पायरेसी केस, साजिश केस की बात करते हैं। तो दिल्ली लाहौर जो साजिश केस है 1912 में, इसकी ये कौन सी घटना है उसको समझते हैं। तो एक उस समय जो वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, उसको मारने की कोशिश की गई थी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दिल्ली लाहौर कंस्पायरेसी केस या दिल्ली लाहौर की साजिश की केस कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें रास बिहारी बोस द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। हाथी सवारी में वायसराय पर होममेड एक बम गिराया गया, मतलब कि घर में बनाया हुआ एक बम। जिस समय वायसराय दिल्ली में हाथी की सवारी कर रहा था, ठीक है, उसी समय क्या हुआ था कि इस पर बम गिराया गया। और वो समय वो था जब दिल्ली राजधानी बनने जा रही थी, तो उसका उत्सव जो है वो मनाया जा रहा था। तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। लॉर्ड हार्डिंग जो था वो आपका घायल हो गया, लेकिन हाथी मारा गया, मतलब वो बच गया, बाल बाल बच गया। इसमें रास बिहारी बोस जो थे वो आपका भाग गए। बाद में इनको इस कांड का दोषी भी माना गया। आप जानते हो कि रास बिहारी बोस, अगर आपको नहीं याद आ रहे हों, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बनाया गया था। फिलहाल इतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कई बार इनका नाम जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसी समय बाल गंगाधर तिलक को भी दावेदारी मिली थी, वो भी आपका अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन किसी कारण से नहीं बने थे। इसको मैंने पिछले वीडियो में इसका कारण बताया है। अब अगली घटना जो है वो आपका काकोरी कांड से संबंधित है, जो कि 1925 में यह घटना घटी थी। ये घटना क्या थी इसको समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि काकोरी एक स्थान है जो कि यूपी के अंतर्गत आता है। उसमें ट्रेन में रॉबरी हो गई थी, ट्रेन में लूट मार हो गई थी। और लूट क्या किसने किया था, एक संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। बाद में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से भी जाना गया। इसके द्वारा ये काकोरी कांड, काकोरी की लूट की गई थी। इसमें कई लोग शामिल थे, आप जानते हो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, ये सभी लोग जो थे वो इसी पर्टिकुलर संगठन से आते थे। तो जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और राजेंद्र लाहिरी हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गए, ये सभी के सभी आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से भी जाना गया, वो उनके सदस्य थे। और इनके द्वारा ही ये काकोरी कांड 1925 को अंजाम दिया गया, इस संगठन के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि वो ये चाहते थे कि जो ट्रेन में पैसा है उसको लूट लिया जाए, क्योंकि ये हमारा पैसा है और हमारे लोगों को सता करके, हमारे लोगों से टैक्स लेकर के ब्रिटिश सरकार जो है वो आपका इस तरह का काम करती है, पैसे ढो रही है। तो उसी की आशंका में इन्होंने क्या किया था, ट्रेन में रॉबरी की थी। इसमें से एक सिपाही जो कि वहाँ पे गार्ड के तौर पे तैनात था, वह भी मारा गया था। बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई, कुछ को जेल भेज दिया गया। और आप ये बात तो जानते ही हो कि चंद्रशेखर आज़ाद को कभी अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे, ठीक है। अंतिम समय में भी वो आपका इलाहाबाद के जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आप जानते होंगे, कभी जाकर के भ्रमण कीजिएगा, तो वहाँ पर वो अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने आप आज़ादी के साथ अपनी मृत्यु को धारण किया था, कभी ये अंग्रेजों के चंगुल में नहीं फंसे। तो इस तरीके की घटना काकोरी कांड को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब चिटगांव शस्त्रागार जो छापा है 1930 में हुआ था, उसको समझते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि चिटगांव जो स्थान है, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि चिटगांव आज के डेट में भारत के किस प्रदेश में आता है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि 1930 में जब चिटगांव का शस्त्रागार छापा हुआ, तो ये घटना कुछ ऐसी थी कि कुछ क्रांतिकारियों ने मिल करके पुलिस शस्त्रागार जो कि चिटगांव में था, वो पुलिस के शस्त्रागार में जाकर के हमला कर दिया, ठीक है। पुलिस, आप जानते हो कि जब पुलिस कहीं भी रेजिडेंट बनाती है, कहीं भी रहती है, तो उसका एक
अस्त्र खाना, औसत खाना होता है, मतलब कि जहाँ पर मतलब कि शस्त्र खाना होता है, जहाँ पे सारे अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, बंदूकें रखी जाती हैं, तोप रखे जाते हैं, तो कारतूस रखे जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसी पर छापा मारा। सूर्यसेन इसका नेतृत्व कर रहे थे और इनके साथ कुछ और लोग थे, जैसे कि गणेश घोष हो गए, लोकनाथ बाल हो गए, वाडेकर हो गए, कल्पना दत्त हो गए, अंबिका चक्रवर्ती, सुबोध सराय, ये सभी शामिल थे इस घटना में। इन सभी ने क्या किया कि जो टेलीफोन और टेलीग्राम की जो लाइन बिछी थी उसके तार को उन्होंने काट दिया, जिससे कि कनेक्शन खत्म हो जाए, ये बैकअप न मंगा सके। फिर उन्होंने पुलिस शस्त्रागार में सेन के नेतृत्व में भारतीय ध्वज भी फहरा दिया, मतलब पुलिस के शस्त्रागार में घुस करके वहाँ पे भारतीय ध्वज फहरा। ये बहुत बड़ी साहस की बात होती है। इसमें से कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग पकड़े गए, सूर्यसेन को फांसी हो गई क्योंकि वो इसी के सर्वे सर्वा थे। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि आप नहीं जानते हो, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और एक गर्व भी होता है कि हाँ, हम ऐसे आंदोलन के बाद हमारे पूर्वज कुछ इतने साहसी थे। आगे बात करते हैं लाहौर साजिश की, जो कि 1991 में हुआ था। तो लाहौर की ये घटना क्या थी उसको समझते हैं। आप जानते हो कि साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध करते हुए बहिष्कार के आंदोलन के समय में ही लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी। लाठी से घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाठीचार्ज में जब मृत्यु हुई तो कुछ लोग उनको गुरु मानते थे, कुछ लोग उनको अपना नेता मानते थे। तो उसमें से भगत सिंह हो गए, वटुकेश्वर दत्त हो गए, इन सभी ने मिल करके बदला लेने की कोशिश की कि मतलब जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो अंग्रेज अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, हम उसको मारेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि असेंबली हाउस जो कि दिल्ली में था उस पर बम गिराया, लेकिन भागने में असफल रहे। बाद में इनको जेल में डाल दिया गया, भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को, भी आप और लोगों के नाम भी मैं बताऊंगा। सो इनका उद्देश्य जो था वो ये था कि किसी को खतरा पहुंचाना नहीं चाहते थे, बस वो ये बताना चाहते थे कि जो अंग्रेज़ों ने किया है, ठीक है, लाठीचार्ज की घटना की है, वो सही नहीं है, ठीक है। वो अपनी बात अंग्रेज़ों तक पहुंचाना चाहते थे। भगत सिंह जो थे उनको दोबारा अरेस्ट किया गया, इसको लाहौर कांड के नाम से जाना गया। इसमें सैंडर्स मारा गया, ठीक है। सैंडर्स को उन्होंने गोली मारी थी, बड़ा प्रॉपर तरीके से गोली मारी थी। मतलब अगर आप भगत सिंह पिक्चर जो बनी है, अजय देवगन के द्वारा बनाई गई है, मतलब कई पिक्चर बनी है, लेकिन जो सबसे फेमस पिक्चर उसके नाम बता रहा हूँ, तो उसको जाकर के आप देखेंगे तो एकदम प्लानिंग के साथ इन्होंने क्या किया था कि उस घटना को अंजाम दिया था। जेम्स स्कॉट जो था वो इनका प्रमुख टारगेट था। मतलब टारगेट कौन था? जेम्स स्कॉट, क्योंकि लाठीचार्ज जब हुआ था तो वो जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में ही हुआ था, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया, वो भी एक अंग्रेज अधिकारी ही था। और जो जेम्स स्कॉट था वो लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज का कसूरवार था। वो मानते थे कि इसी की वजह से लाठीचार्ज हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही वहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन का बहिष्कार का, लेकिन वहीं पे लाठीचार्ज हुई, जिससे बुजुर्ग भी थे लाला लाजपत राय उसमें, और उनकी मृत्यु हो गई। वो जेम्स स्कॉट को माना चाहते थे। तो इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे इस घटना में, जैसे सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, तो और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये सभी शामिल थे इस घटना में। जैसा कि बताया कि ये सभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य हुआ करते थे, ये वहीं से आते थे। बाद में आप ये विशेष घटना जानते हो कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। इसी के साथ साथ आज़ाद शहीद जो है, आज़ाद जो है वो आपका शहीद कैसे हुए? इलाहाबाद में गन बैटल में शहीद हुए। इलाहाबाद का चंद्रशेखर जो आज़ाद पार्क है, ठीक है, वहाँ पे अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जब अंतिम गोली बची तो इन्होंने क्या किया कि मैं हमेशा आज़ाद था, मैं अंग्रेजों के चंगुल में कभी नहीं फंसूंगा, कभी जेल नहीं जाऊँगा, तो इसलिए उन्होंने अपने को गोली मारी। तो ये कुल मिलाकर के विशेष घटनाएं हैं जो कि जिसको हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।